हेलो एवरीवन, दिस इज़ कंचन सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद केएस। आज की क्लास में हम साइंस पेपर 2 पढ़ेंगे और आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, एसिड एंड बेस, और उसको कंप्लीट करके जितने भी अभी हमारी क्लासेस हुई हैं उन सारे चैप्टर से रिलेटेड सारे PYQ आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे केमिस्ट्री से रिलेटेड ये जो हमारे चैप्टर हो गए उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? उदासीनीकरण को हमने यानी न्यूट्रलाइजेशन हमने अच्छे से समझ लिया था। तो आज हम उसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, जैसे एसिडिटी होती है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे काम करता है? वो करता है आपका प्रति अम्ल की तरह। अब प्रति अम्ल क्या होता है? प्रति अम्ल होता है जो आपकी अम्लता क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो एसिडिटी का रीज़न क्या है? देखिए, किसकी? HCl की अधिकता के कारण पेट में क्या हो जाता है? आपकी अधिक मात्रा HCl की हो जाती है, जिससे अम्लता क्या होती है? बढ़ जाती है। अम्लता को ही कम करने के लिए क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे काम करता है? ये क्या कहलाता है? ये आपका प्रति अम्ल की तरह काम करता है। अब प्रति अम्ल क्या होता है? प्रति अम्ल वो होता है जो अम्लता को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, अम्लता को प्रति अम्ल क्या करता है? कम करता है। इसीलिए एसिडिटी होने पर क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसके एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? अगर प्रति अम्ल की बात करें तो एक एग्जाम्पल तो इसका हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूसरा आप लिख सकते हो जो आप सबको पता होगा इनो, और तीसरा आप इसी का लिख सकते हो सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? एंटाएसिड के या फिर प्रति अम्ल के। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में आप क्या करोगे? एसिड और बेस। इसमें देखिए, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा यानी कि प्रबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, ऐसे ही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जब देखिए, ये आप टेबल अच्छे से याद रखना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपको पहचानने के लिए क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो देखिए, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो आपका क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये मर्ज होगा तो क्या मिलेगा? बेसिक सॉल्ट। अब देखिए, आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को आप कैसे पहचानोगे? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड आपके होते हैं HCl, H2SO4, HNO3। जहाँ पर भी आपको ये मिल जाए, जैसे SO4 दिख जाए या HNO3 दिख जाए, ये जहाँ पर भी दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जहाँ पर भी आपको NaOH, KOH ये दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट में सल्फेट आपका क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, है ना। और अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम क्या हो गया? वीक बेस हो गया। तो अब देखिए क्या था, अगर वीक बेस मिलेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा तो देखिए ये क्या बना है? H2। कैसी क्या बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो मतलब इसका नेचर कैसा होगा? ये आपका होगा एसिडिक। ठीक है, अब है सोडियम क्लोराइड। तो इसमें देखिए, अगर हम Na की बात करें, Na चेक कीजिए, देखिए कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर हम Cl की बात करें तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बनने पे क्या बन रहा था? न्यूट्रल सॉल्ट। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा आपका? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, अब अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात कर ले तो इसमें देखिए, Na आपको फिर से दिख गया, तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और अगर हम CO3 की बात करें तो CO3 कैसा हो जाएगा? आपका वीक एसिड हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलता है तो क्या बनता है? बेसिक सॉल्ट। ठीक है, बेसिक सॉल्ट।
तो ये आपको समझ में आ गया, आप पहचान लोगे। आप बस ये याद रखना कि HCl, H2SO4, HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इनसे देख के आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये याद रखना कि क्या कॉम्बिनेशन पे क्या बनता है। तो अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमें पढ़ना है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, यानी कि सूचक, जो आपको क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, उन्हीं को बोलते हैं इंडिकेटर, यानी कि सूचक। बस ये लास्ट है, इसके बाद चैप्टर ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अभी PYQ देख लेंगे, जितने भी चैप्टर अभी तक हमने किए हैं उन सबसे रिलेटेड। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिकेटर क्या होते हैं, कि वह सब्सटेंस जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का क्या करते हैं, पता लगाते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, यानी कि प्राकृतिक सूचक, और आर्टिफिशियल को क्या बोलेंगे, कृत्रिम सूचक। हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके जो नेचुरल इंडिकेटर है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। कि जैसे रेड कैबेज, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है अभी जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं। तो रेड कैबेज यानी लाल पत्ता गोभी, आप देखे होंगे कि जो लाल पत्ता गोभी होती है वो कैसा होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। बीटरूट जिसको आप चुकंदर बोलते हो, और टर्मरिक यानी हल्दी, लिटमस और चाइना रोज यानी जो गुड़हल का फूल होता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। एक क्वेश्चन इसमें बनता है हमेशा लिटमस पे कि लिटमस किससे ऑब्टेन किया जाता है, तो लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम किससे, लाइकेन, ठीक है। ये अच्छे से याद रखना। अगर हम कृत्रिम सूचक की बात करें तो फर्स्ट है फिनोल्फ्थलीन, और नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, मिथाइल ऑरेंज। तो ये आप दोनों अच्छे से इनके एग्जाम्पल याद रखना। अब चलिए एक हम टेबल बता रहे हैं, टेबल आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको याद रखिएगा, ठीक है। ये अगर हम इंडिकेटर की बात करें कि एसिड या बेस में उनका कलर कैसा होता है, यानी उनका रंग क्या होगा, तो देखिए लिटमस का, जब ये उदासीन अवस्था में रहेंगे तो इनका कलर क्या होता है, लिटमस का पर्पल होता है। और अगर उसी को हम एसिड में रखेंगे तो एसिड, लिटमस में पता है कि एसिड डालने पे कैसा कलर हो जाता है, चेक करने के लिए जब भी हम एसिड में रखते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। और अगर बेस में रखते हैं तो लिटमस कैसा हो जाता है, रेड टू ब्लू हो जाता है। टर्मरिक की बात करें तो ये सब देखिए, ये यहाँ तक कितना, ये सब नेचुरल इंडिकेटर है यहाँ तक ना, और एक ये रेड कैबेज। तो टर्मरिक का कलर अगर उदासीन अवस्था में रहता है तो कैसा होता है, येलो होता है, आप सबको पता है, आप सबने देखा है। अगर हम उसको एसिड में रखेंगे तो येलो ही कलर रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर हम बेस में रखते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। ये तो आप सबने एक्सपीरियंस घर में किया होगा। अगर हम चाइना रोज की बात करें तो इसका कलर होता है उदासीन में लाइट पिंक, बेस में कलर कैसा हो जाता है, डार्क पिंक, या फिर जिसको आप मजेंटा कलर बोलते हो ना, वो। और अगर हम इसको बेस में रखेंगे यानी क्षार में, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। बीटरूट की बात करते हैं तो इसका कलर नेचुरल जो होता है, सबने देखा है, रेड होता है। उसी को अगर हम एसिड में रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होता, यानी कि आपका टर्मरिक और बीटरूट में नो चेंज है, ठीक है, सेम कलर रहता है। लेकिन अगर उसी में हम बेस में रख दें तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आता है, तो ये आप अच्छे से याद रखना कि अगर इंडिकेटर एसिड में कैसा रंग देते हैं और बेस में कैसा रंग देते हैं, ठीक है। अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो उसका एसिड में कलर होता है रेड और बेस में होता है येलो। फिनोल्फ्थलीन की बात करें तो क्या होता है, वो कलरलेस किस कंडीशन में, जबकि वो न्यूट्रल अवस्था में होता है। और एसिड में भी सेम रहता, कलरलेस ही रहता है, बट अगर बेस में रखेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। रेड कैबेज जो कि आपने नेचुरल देखा है कि कैसा होता है, रेड होता है। लेकिन अगर एसिड में उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है, रेड ही रहेगा, बेस में इसका कलर चेंज हो जाता है। एक आप नोट डाल के लिख लीजिए पीएच स्केल, जैसे पीएच स्केल 2 14 में अगर देखिए ये 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। अगर हम 7 से इस साइड मूव करेंगे तो ये कैसा, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ कैसी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, स्ट्रांग होता जाएगा। और अगर हम क्या होगी, ये बढ़ती जाएगी। अगर हम 7 से 14 की तरफ मूव होंगे तो क्या होगा, आपका बेस स्ट्रेंथ जो है वो कैसी होती जाएगी, स्ट्रांग होती जाएगी, ठीक है।
तो ये चीज़ आप याद रखिए। नेक्स्ट इसी में समझ लेते हैं हम एसिडिक रेन, जो कि आपका इसमें साइंस में भी पूछा जाता है और आपके ईवीएस में भी इसका क्वेश्चन आता है। तो अगर हम एसिडिक रेन की पीएच मान की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, लेस देन, याद रखना ये कितना होता है, लेस देन 5.6। पीएच किसका होता है, एसिडिक रेन का। अब देखिए ये मान लीजिए क्लाउड है, यहाँ से अगर रेन हो रही है, ठीक है, मतलब क्या आ रहा है, ये पानी आ रहा है, ठीक है। और एसिडिक रेन जब होती है तो उसके साथ क्या क्या आता है, तो उसके साथ आता है SO2, ठीक है। क्या क्या आया यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा आपका SO2, ठीक है, और क्या आएगा NO2, और क्या आता है उसके साथ CO2। ये क्या आया, सब में पानी है ना, बारिश में पानी आता है, ठीक है। तो जब H2 और पानी और ये SO2 मिलेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, ये H2SO4, ठीक है। अगर इससे मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा आपका HNO3, और अगर इसकी बात करें तो इससे क्या बन जाएगा आपका H2CO3। ये बन गए तीनों। जब H2O के साथ क्या मिला, NO2 मिल जाता है तो क्या बन जाता है HNO3। ये एक क्वेश्चन और आपके उसमें आता है एग्जाम में कि ब्राउन कलर जो होता है, जो स्मोक होता है ब्राउन कलर का, वो किसकी वजह से होता है, तो याद रखिएगा आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वो किसके कारण होता है, NO2 के कारण। कौन सा कलर आता है स्मोक का, ब्राउन कलर, ठीक है। अब अगर हम एसिडिक रेन की बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में क्या होता है, H2SO4 होता है, उसके बाद क्या होता है HNO3 होता है, और उसके बाद क्या होता है H2CO3 होता है। ये सीक्वेंस आप याद रखना कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसिडिक रेन। अब ये चैप्टर आपका एसिड बेस कंप्लीट होता है एंड सॉल्ट कंप्लीट होता है। अब हम PYQ जो भी जितनी भी क्लासेस हम कर चुके हैं उन सबके PYQ देख लेते हैं। आज की क्लास हाँ थोड़ी सी लंबी हो रही है, बट अगर हम साथ में क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं PYQ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि X हमारे पेट में मौजूद एक रसायन है और भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X हमारे पेट अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो यह अपच जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। Y एक रासायनिक है जिसका उपयोग इस स्थिति के इलाज के लिए किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट आपको इसमें पॉइंट क्या मिल गया, एसिडिटी मिल गया इस पॉइंट में, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने अब भी आपके साथ डिस्कस किया कि एसिडिटी क्यों होती, किसकी अधिकता के कारण होती है, तो एसिडिटी होती है HCl की अधिकता के कारण। एसिडिटी को कम करने के लिए आप क्या खाते हो, एसिडिटी को कम करने के लिए क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, यानी प्रति अम्ल दिया जाता है। X आपका क्या हुआ HCl, और अगर हम Y की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, X दूध का मैग्नीशिया गलत है। सेकंड में देखिए कि X हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, Y सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट तो है नहीं, क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, ये आपको दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, X एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और Y क्या है, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अब आपको समझ में आएगी कैसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक तत्व A जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, विलयन बनाता है, और यह घोल फिनोल्फथेलिन सूचक को पिंक कलर कर देता है। तो अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर है 4 सोडियम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, HCl युक्त परख नली में आपको HCl दिया है और क्या दिया है, इसमें क्या डाला जाता है, NaOH की कुछ बूंदें डाली जाती हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए आपको क्या क्या मिला, HCl मिला और क्या क्या डाला गया उसमें, NaOH डाला गया। तो HCl आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एसिड, ठीक है, और NaOH ये क्या हो गया आपका बेस। तो यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर और हीट। ये कुछ याद आ रहा है, ये रिएक्शन मैंने आपको कराया था, क्या क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर, हीट। तो अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है आपको फर्स्ट जो ऑप्शन है कि रंग बदलता है, तो बिल्कुल देखिए रंग तो बदल ही नहीं रहा है। सेकंड दिया है कि इसमें तीखी गंध आती, तो बिल्कुल नहीं आती। थर्ड दिया है आपका गर्म हो जाता है, तो बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था कि इसमें हीट निकलती, तो आपका बर्तन क्या हो जाएगा, वो कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C इसका क्या है करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कई बार रिपीट हुआ है कि जो आपके पिकल्स होते हैं यानी अचार किस में रखे जाते हैं, तो इसमें दिया है कि रीटा अचार को एक डिब्बे में रखना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा कंटेनर हो सकता है कौन सा? एल्यूमिनियम, ग्लास, कॉपर और ब्रास। तो देखिए आपको पता है कि नींबू हो या फिर मैंगो, जो भी खट्टे फल होते हैं, तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है और वो मेटल के साथ क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। तो इसलिए मेटल के बर्तन में अचार हम नहीं रख सकते। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर है सेकंड, ग्लास। ठीक है, बाकी सब तो क्या है? मेटल है। ब्रास का एग्जांपल मैं आपको बाद में बताऊंगी, आप अभी एज अ मेटल ही उसको कंसीडर करो। अब नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधातुओं में यानी नॉन मेटल में कौन सा द्रव है? तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या हैं? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि इसमें पूछा है मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है। ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सारे प्रीवियस ईयर। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि प्रकृति में कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? नीला। तो आप सबको पता है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या करते हैं? लाल को किस में बदल देते हैं? लिटमस में, नीले में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। देखिए हाइड्रोजन गैस। तो अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो हमने डिस्कस किया हुआ है वो सारा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। बस आप नोट्स क्या करना, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की अम्लीयता को दूर करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन में है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैव पदार्थ या जिंक सल्फाइड। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका टार्टरिक एसिड से। तो ये हम टेबल पढ़ चुके हैं कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। तो इसमें आपको ऑप्शन में दिया है नींबू, आंवला, कच्चे आम और अंगूर। टार्टरिक एसिड किस किस में पाया जाता है? सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्ट कर लो। तो देखिए आपका मैंने रॉ मैंगो बताया था, है ना, यानी कच्चे आम। और किस में पाया जाता है? आपका ग्रेप्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इनका ऑप्शन देख लो किस में है। तो ये ऑप्शन है आपका थर्ड एंड ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें जो आपका कई बार आता है, रिपीट हुआ है एक्चुअली, यूपी टेट, सी टेट सब में ऑलमोस्ट ही आया हुआ है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने आपको बताया था चींटी के डंक में क्या पाया जाता है? आपका फार्मिक अम्ल। ठीक है, ये ऑप्शन किस में दिया है? फार्मिक अम्ल देख लीजिए, ये है आपके ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है स्याही का दाग मिटाने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ये भी हमने बताया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या है? ऑक्जेलिक, एसिटिक, फार्मिक, मौलिक। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑक्जेलिक अम्ल। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि पालक, आंवला एवं कच्चे अंगूर में क्रमशः कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपको चूज करना और सीक्वेंस का बस याद रखना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता तो है, लेकिन अगर सीक्वेंस थोड़ा गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो देखिए अगर हम पालक की बात करें तो पालक में क्या पाया जाता है? पालक में पाया जाता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। तो उसी से ढूंढिए कौन सा है। चलिए हमको ऑप्शन नंबर बी में तो मिल गया, फर्स्ट में ऑक्जेलिक अम्ल। आंवला दिया है और कच्चे अंगूर दिया है। तो आंवले में क्या पाया जाता है? आपका एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। वो ढूंढिए किस ऑप्शन में है। हाँ, तो वो भी, तो हमारा इसका आंसर देखिए मिल गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका लिटमस पेपर किससे बनाया जाता है? तो लिटमस पेपर आपका किससे बनता है? अभी मैंने आपको बताया किससे बनता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपका बनता है लाइकेन से। ठीक है, हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अच्छी आघातवर्धनीय धातु है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे अच्छा कौन सा होता है? आपको गोल्ड, सिल्वर। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों ही दिए हैं ऑप्शन में, तो आपको फर्स्ट में क्या चूज करना है? गोल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड। अगर गोल्ड नहीं है क्वेश्चन में तो फिर सिल्वर आप चूज कर लेना। ठीक है, अगर लेकिन दोनों दिए हैं तो आपको क्या चूज करना है? गोल्ड चूज करना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्या करता है, घर घर जाकर स्वर्ण आभूषणों को क्या करता है, चमकाता है। तो इसके लिए वह एक मिश्रण का प्रयोग करता है जिसमें क्या क्या होता है, HCl होता है सांद्र, और सांद्र HNO3 का बना होता है। अब इसमें पूछा है कि इनका रेशो क्या होता है, HNO3 का इसमें कितना पार्ट होगा। तो ऑप्शन में देखिए 1 है, 2 है, 3 एंड 4। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसमें कितना पार्ट होता है, HNO3 का 1 भाग होगा। ठीक है, तो ये थे सारे आपके PYQ। आई होप आपको इससे आइडिया लगा होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ अब साइंस के क्वेश्चन आपसे इजीली बन जाएंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर लीजिए। चलिए तब तक आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करती रहिए। अब तो एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, कब है, 20 अगस्त को, और पेपर का मोड जो है वो ऑफलाइन हो गया। तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए अच्छा है, आप किस में कंफर्टेबल थे, ऑनलाइन के लिए या फिर ऑफलाइन के लिए, क्योंकि दोनों ही मोड के अपने कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी लर्निंग।